नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 18 जनवरी 2024 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। ऑक्सीजन के सहारे पहुंचा सरकार के पास, सोलन में पत्नी के लिए नौकरी की मांग लेकर आया युवक। नौणी में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल के दरबार में ऑक्सीजन सपोर्ट का सहारा लिए अपनी समस्या को लेकर युवा सोलन से नौणी पहुंचा, जिसे देख सभागार में बैठ सभी स्तब्ध रह गए। इस दौरान युवक ने स्वास्थ्य मंत्री डा कर्नल धनीराम शांडिल को समस्या से अवगत करवाया व मांग की जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान किया जाए। युवक विनीत साहनी ने बताया कि वह 2 साल से ऑक्सीजन सपोर्ट पर है व शिक्षा पूरी करने के उपरांत भी उन्हें गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने बताया कि उनके माता पिता नहीं है व उनकी धर्मपत्नी भी दिव्यांग है। युवक ने इस दौरान अपने सभी दस्तावेज स्वास्थ्य मंत्री को दिखाए व उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि उनकी पत्नी को नौकरी दी जाए ताकि वह आराम से गुजर बसर कर सके। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी। बता दें कि ग्राम पंचायत नौनी में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में डॉ कर्नल धनीराम शांडिल पहुंचे और लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में कुल 40 शिकायतों का निपटारा सुनिश्चित बनाया गया। इनमें से 22 शिकायतें व 1 मांग लिखित तथा 17 शिकायतें मौखिक रूप से प्राप्त हुई। कांगड़ा के कार सेवकों को मलाल, गिरफ्तार न होते तो बाबरी मस्जिद ढांचा विध्वंस करने में शामिल होते। कार सेवकों को मलाल है कि वह बाबरी मस्जिद ढांचे को विध्वंस करने के लिए वहां तक न पहुंच पाए और फैजाबाद में ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। 34 साल बाद जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नए भव्य राम मंदिर में होने जा रही है, तो उनके चेहरों पर खुशी छा गई है। अब यहाँ 22 जनवरी को भव्य समारोह में उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। कांगड़ा नगर से मनीष त्रिवेदी, रवि शंकर, स्वर्गीय राजेश बोहरा, अशोक कुमार, सुनील दत्त अग्रवाल, हरेंद्र गिरिराज राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल हुए। 27 दिसंबर 1992 को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अयोध्या जिला फैजाबाद से इन कार सेवकों की जमानत हुई। दीपावली की तरह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन भव्य उत्सव कांगड़ा शहर में भी मनाया जाएगा। उस दिन मां बज्रेश्वरी की नगरी कांगड़ा में दीपों की जगमगाहट होगी, वहीं भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। इससे पहले 20 जनवरी को विशाल शोभायात्रा यहां निकाली जाएगी। 15 जनवरी तक अक्षत प्रसाद, चित्र और पत्रक वितरण पूरे कांगड़ा में वितरित कर दिए गए हैं। 21 को प्रभात फेरी होगी और 22 जनवरी को मुख्य कार्यक्रम में हजारों लोगों की मौजूदगी में भव्य आयोजन होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत सह प्रचारक ओम प्रकाश, विनय गुप्ता, मनु त्रिवेदी सहित दर्जनों राम भक्तों की टीम कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटी है। 22 जनवरी को संत महात्माओं की उपस्थिति में मंत्र उच्चारण के साथ यज्ञ होगा। प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। संतों का कहना है कि इस दिन परंपरानुसार पूजा पाठ, आराधना व अनुष्ठान करें। पूज्य संतों द्वारा दिए गए विजय महामंत्र श्री राम जय राम का जाप करें। साथ ही अयोध्या के भव्य दिव्य कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को साक्षात देखें। आरती में अपना स्वर मिलाएं, प्रसाद बांटे और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के प्रत्यक्षदर्शी बनकर आनंद मनाएं।
दीगर है श्री राम के 14 वर्ष बाद अयोध्या लौटने की खुशी में प्रति वर्ष दिवाली मनाते हैं। इस बार 22 जनवरी को तो वह दूसरी दीपावली होगी, जब राम जी 500 वर्षों के बाद भारत की स्वतंत्रता की अमृत बेला में अपने जन्म स्थान पर लौटेंगे। अयोध्या में सीमित स्थान होने की वजह से राम भक्तों को वहां नहीं बुलाया जा सकता। अलबत्ता देश के तमाम राज्यों में यह कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें कांगड़ा भी गवाह बनेगा। धार्मिक संस्थाओं को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है। इस्कॉन सहित अनेक संस्थाएं भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इस रोपवे पर फिर से कसरत शुरू। कंसल्टेंट टीम ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ किया विजिट। धार्मिक पर्यटन निखार के मकसद से प्रस्तावित श्री आनंदपुर साहिब नैना देवी रोपवे प्रोजेक्ट पर एक बार फिर से कसरत शुरू हो गई है। टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से हायर उषा ब्रेको लिमिटेड दिल्ली की कंसल्टेंट टीम रेवेन्यू अफसरों के साथ इस प्रोजेक्ट की अलाइनमेंट चेक कर रही है। गुरुवार को भी टीम नैना देवी क्षेत्र में विजिट पर रहेगी और 2 दिन के प्रारंभिक सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपी जाएगी। उसके बाद अगली कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। पंजाब सरकार ने श्री आनंदपुर साहिब के पास रामपुर में 13 एकड़ जमीन चयनित की है, जबकि हिमाचल सरकार भी टोबा के पास 155 बीघा सरकारी जमीन को प्रयोग में लाएगी। बताया जा रहा है कि वर्ष 2010 से 11 में तत्कालीन भाजपा सरकार के कार्यकाल में पंजाब राज्य के रामपुर से आनंदपुर नैना देवी रोपवे की योजना तैयार की गई थी। उस समय पंजाब व हिमाचल सरकारों के मध्य इस प्रोजेक्ट को लेकर समझौता ज्ञापन भी हुआ था, जिसके तहत निर्माण कार्य में दोनों सरकारों की 50 से 50% की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। इस बीच प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और तत्कालीन कांग्रेस ने इस एमओयू को रद्द कर दिया और निर्णय लिया गया कि इस प्रोजेक्ट को पंजाब से नहीं बल्कि प्रदेश की सीमा टोबा से नैना देवी के लिए बनाया जाएगा। कंपनी की ओर से कंसल्टेंट संदीप जायसवाल इस प्रोजेक्ट की अलाइनमेंट चेक कर रहे हैं। बुधवार को टीम ने नायब तहसीलदार व पटवारी के साथ विजिट किया और अलाइनमेंट चेक की। गुरुवार को भी टीम सर्वे कार्य करेगी। रोपवे पर गंभीरता दिखाए प्रदेश सरकार। यहां बता दें कि सारा साल पंजाब के रास्ते देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आनंदपुर से टोबा के रास्ते मां नैना के दर पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं को रोपवे की सहूलियत उपलब्ध करवाने के मकसद से ही इसके निर्माण की योजना बनाई थी। अब फिर से इस पर होमवर्क शुरू हुआ है। उम्मीद है कि सरकार इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए गंभीर है। आज भी विजिट पर रहेगी टीम। एसडीएम नैना देवी धर्मपाल चौधरी ने बताया कि नैना देवी आनंदपुर साहिब रोपवे प्रोजेक्ट का सर्वे हो रहा है। पर्यटन विभाग की ओर से एक पत्र आया है, जिसमें नैना देवी आनंदपुर साहिब रोपवे प्रोजेक्ट के सर्वे का उल्लेख है। नैना देवी के नायब तहसीलदार व पटवारी भी कंसल्टेंट टीम के साथ विजिट पर थे। गुरुवार को भी टीम विजिट पर रहेगी। नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट पर घटा बिजली उत्पादन, भगवान से जल्द बारिश और बर्फबारी की फरियाद। बारिश न होने के चलते खुशक ठंड से क्षेत्र में बीमारी का प्रकोप बढ़ने लगा है। साथ ही सेब की फसल पर भी बुरा असर पड़ा है। लगातार सूखे की मार का असर इस क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं में बिजली उत्पादन में भी दिखने लगा है। रामपुर क्षेत्र के झाकड़ी में देश की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना 1500 मेगावाट की नाथपा झाकड़ी में विद्युत उत्पादन गिरा है। इसका देश के 9 राज्यों में विद्युत सप्लाई में भी असर पड़ रहा है। नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन से तैयार बिजली उत्तरी ग्रिड से देश के 9 राज्यों को भेजी जाती है, पर बिजली उत्पादन में कमी के चलते उत्तरी ग्रिड के राज्यों को भी मांग अनुसार बिजली नहीं मिल रही है।
जानकारी के अनुसार पिछले 16 से 17 वर्षों में पहली बार सतलुज नदी में पानी की कमी से उक्त स्टेशन में बिजली लक्ष्य से काफी कम उत्पादन हो रहा है। इस पावर स्टेशन में गर्मियों के दिनों में 39 मिलियन यूनिट बिजली तैयार होती है, लेकिन वर्तमान में इस विद्युत परियोजना से 6 मिलियन यूनिट से भी कम बिजली रोजाना तैयार हो रही है। 250 मेगावाट बिजली तैयार करना चुनौती। सतलुज नदी का स्तर परियोजना के किन्नौर के नाथपा बांध में 1200 क्यूमेक्स के पास रहता है, जो इस बार घटकर इन दिनों नदी में 70 क्यूमेक्स पानी रह गया है। नदी में पानी बढ़ते ही परियोजना से गर्मियों में पीक सीजन के दौरान 1650 मेगावाट दैनिक बिजली तैयार की जाती है, लेकिन आजकल 250 मेगावाट बिजली तैयार करना भी परियोजना निर्माताओं के लिए चुनौती बना हुआ है। बिजली उत्पादन में डिजाइन एनर्जी से काफी पीछे। स्थिति को देखते परियोजना के विद्युत गृह में बने मंदिर में मंगलवार को विधि विधान से पूजा पाठ कर देवी देवताओं से मन्नत मांगी कि मौसम बरस जाए और बर्फ पड़े, ताकि गर्मियों में सतलुज नदी का जलस्तर आशानुरूप बना रहे और विद्युत उत्पादन आशा अनुरूप हो। नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन झाकड़ी के कार्यकारी निदेशक एवं परियोजना प्रमुख मनोज कुमार ने बताया कि बिजली उत्पादन में डिजाइन एनर्जी से इस बार वे काफी पीछे चल रहे हैं। आने वाले समय में बारिश होने से सतलुज नदी का जल स्तर बढ़े, जिससे बिजली उत्पादन में सुधार हो, यह उम्मीद लगाए हैं। अमृत सरोवर बना शोपीस, न सही आकार न संरक्षण, आधे अधूरे अमृत सरोवर पर टांग दिया बोर्ड। बिलासपुर जिला में अमृत सरोवर के नाम पर रिक्त स्थान भरो वाली बात साबित हो रही है। सरकार की इस योजना का घुमारवीं उपमंडल की ग्राम पंचायत दधोल में दम फूल गया है। पिछले लंबे समय से निर्माणाधीन अमृत सरोवर का काम आज तक पूरा नहीं हो पाया। हालांकि औपचारिकता के लिए एक बोर्ड जरूर टंगा दिया गया है, लेकिन इस बार भी न बजट और न ही अन्य विशेष उल्लेख किया है, जिसके चलते सवाल उठना लाजिमी है। ऐसे हालात में यह अमृत सरोवर मजाक बनकर रह गया है। हालांकि जिला के अन्य स्थानों पर अमृत सरोवर बने हैं। घुमारवीं उपमंडल की ग्राम पंचायत दधोल के अंतर्गत आने वाले गांव छंदोह में सरकार द्वारा चलाई योजना अमृत सरोवर केवल खाना पूर्ति मात्र है। इस योजना को शुरू करने में सरकार की जो सोच थी, उसका उद्देश्य पूर्ण होता नहीं दिख रहा। इस योजना के तहत पंचायतों को वर्षा के जल को संग्रहित करके पानी को संरक्षित करना है, ताकि भूमि का जो जलस्तर कम हो रहा है उसको बचाया जा सके। लेकिन इस योजना को केवल पत्राचार तक ही सीमित रखा गया है। कागजों में अमृत सरोवर बिल्कुल सही है, लेकिन जब उनको धरातल पर देखा जा रहा है तो उनकी हालत दयनीय से भी बढ़कर है। छंदोह गांव में जंगल के बीच देखने निर्माणाधीन अमृत सरोवर अधूरा है। न तो उसको सही आकार दिया गया है और न ही उसको सही तरीके से संरक्षित किया गया है। ऊपर से जो योजना का बोर्ड है, उसके ऊपर कार्य दिवस, कब कार्य शुरू हुआ, कितनी अनुमानित लागत थी, अब तक कितना खर्च हुआ और आगे कितना होगा, ऐसा कुछ भी अंकित नहीं है, जो कि शंका पैदा करता है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है। सही काम न होने पर पंचायत ने रुकवाया कार्य। इस विषय को लेकर जब दधोल ग्राम पंचायत की प्रधान कंचन शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह कार्य था तो मनरेगा के तहत, लेकिन इसको करवाने वाली एजेंसी वन विभाग थी, क्योंकि यह वन क्षेत्र पड़ता है और अमृत सरोवर का कार्य सही तरीके से न होने की वजह से इस काम को पंचायत द्वारा रुकवा दिया गया था। अभी इसके ऊपर 60,000 के लगभग राशि व्यय की गई है और यह कार्य पूरा होना बाकी है। अभी तक कार्य अधूरा है और इसी वजह से वहां लगे बोर्ड पर कुछ भी अंकित नहीं गया है।
पंचायत ने ही देनी थी लेबर। इस विषय पर वन रक्षक अतिरिक्त कार्यभार बीओ संजय कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि छंदोह में बन रहे अमृत सरोवर की जांच एजेंसी वन विभाग थी और पंचायत की ओर से मनरेगा के तहत लेबर उपलब्ध करवाई जानी थी, लेकिन पैसा और लेबर न होने की वजह से यह कार्य अधूरा है। चोटियों पर बर्फबारी से मैदानों में बढ़ी ठंड, शीतलहर के चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना दुश्वार। प्रदेश में चोटियों पर हल्की बर्फबारी से मैदानों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। मैदानों में बारिश न होने से मौसम शुष्क बना हुआ है और तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। जिन क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई है, उनमें मौसम विभाग ने पहले से अलर्ट जारी कर दिया था। मौसम विभाग ने धर्मशाला, भरमौर, केलांग, स्पीति घाटी, सोलंग घाटी, मनाली, करसोग, आनी, सराहन, नारकंडा, चौपाल, कल्पा, सांगला, पूर और काजा में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर हल्की बारिश और बर्फबारी दर्ज की है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में 5 mm तक बारिश या बर्फ गिरने की संभावना जताई है। बुधवार को इन क्षेत्रों में बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के लिए 6 जिलों में बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति में हल्के हिमपात की संभावना बनी हुई है। हालांकि बर्फबारी न होने की वजह से ऊपरी क्षेत्रों में सेब बागबान और मैदानी इलाकों में किसान चिंतित है। ऊना अभी भी शिमला और धर्मशाला के मुकाबले अधिक ठंडा है। जनजातीय लोग बर्फ की आस में आसमान की और टकटकी लगाए बैठे हैं। पहाड़ बिना बर्फ के सुने पड़ गए हैं, लेकिन प्रचंड ठंड का कहर जारी है। कड़ाके की ठंड के कारण नाले, झील और झरने जम गए हैं। पारा लुढ़कने से सिस्सू जलप्रपात और सिस्सू झील पर बर्फ की 4 फुट मोटी बर्फ की परत जम गई है। वहीं वामतट पर 400 फुट ऊंचा जलप्रपात भी शिवलिंगनुमा आकार में तब्दील हो गया। सिस्सू पंचायत में त्योहारों और धार्मिक आयोजन के चलते आगामी 28 फरवरी तक पर्यटन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा है। साथ ही जिला कुल्लू की ऊंची चोटियों पर बुधवार दोपहर बाद बर्फ के फाहे गिरे। वहीं हल्की बूंदाबांदी भी हुई। कुल्लू वासियों के उम्मीदों पर फिर पानी फिर गया। लोग देवी देवताओं से इन दिनों बारिश और बर्फबारी की फरियाद कर रहे हैं। देवता धूमल नाग से कारकुनों, हारियानों और देवभूमि कुल्लू के लोगों ने बारिश और बर्फबारी की फरियाद की है। भरमौर में जिंदा जला मजदूर, राहुल गांव में 2 मंजिला मकान राख, पुलिस ने शुरू की जांच। उपमंडल की ग्राम पंचायत खनी के राहुल गांव में 2 मंजिला स्लेटपोश मकान में लगी आग में एक व्यक्ति जिंदा जल गया है। मृतक जम्मू कश्मीर का बताया जा रहा है, जो अन्य लोगों के साथ मजदूरी के लिए यहां रह रहा था। बहरहाल सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड समेत पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और आग पर काबू पा लिया गया है। आरंभिक तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। खबर की पुष्टि तहसीलदार भरमौर तेज सिंह ने की है। जानकारी के अनुसार लाहल गांव में स्थित एक पुराने स्लेटपोश मकान में बुधवार देर शाम अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरा मकान आग की लपटों से घिर गया, जिस पर मकान के भीतर लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई, जबकि एक व्यक्ति आग की चपेट में आकर झुलस गया और उसकी मौत हो गई। उधर मकान में आग लगने का पता चलते ही काफी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। इस बीच खड़ामुख स्थित फायर सबस्टेशन से भी एक टीम मौके पर पहुंच गई। नतीजतन फायर ब्रिगेड समेत स्थानीय लोग भी मौके पर आग बुझाने में जुट गए।
इधर तहसीलदार भरमौर तेज सिंह ने बताया कि लाहल गांव में एक मकान में लगी आग की जद में आकर एक व्यक्ति की जलने से मौत हो गई है। इस मकान में जम्मू कश्मीर से संबंध रखने वाले लोग किराए पर रह रहे थे। अयोध्या अभेद्य किले में तब्दील ड्रोन का पहरा, 10-10 हजार से ज्यादा सीसीटीवी और चप्पे चप्पे पर जवान। राम मंदिर में प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या नगरी सुरक्षा के मोर्चे पर अभेद्य किले में तब्दील हो चुकी है। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में होने वाले इस समारोह में करीब 8000 वीआईपी अतिथि रहेंगे। यही वजह है कि आसमान से लेकर जमीन तक कड़ी निगरानी और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। ऊपर ड्रोन से सिक्योरिटी मॉनिटरिंग होगी। 10,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल हुए हैं, जो चप्पे चप्पे की निगहबानी करेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में परिंदा भी पर न मार सके, इसलिए ड्रोन और सीसीटीवी के अलावा बड़ी संख्या में विशेष तौर पर प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी। वे ऑटोमेटिक हथियारों से लैस होंगे और इन जवानों में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहने वाले एसपीजी से लेकर एटीएस तक के स्पेशल कमांडो तैनात किए जाएंगे। सुरक्षा तैयारी में कार्यक्रम के दौरान संभावित तौर पर किसी भी आसमानी हमले से निपटने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कमांड कंट्रोल सिस्टम बनाए गए हैं। यहाँ के एसपी प्रवीण रंजन ने बताया कि राम मंदिर की सुरक्षा में सीआरपीएफ की 6 कंपनी, पीएसी की 3 कंपनी, एसएसएफ की 9 कंपनी और एटीएस और एसटीएफ की एक यूनिट 24 घंटे तैनात रहेंगी। इसके साथ ही 300 पुलिस कर्मी, 47 फायर सर्विस, 40 रेडियो पुलिस के जवान, 37 लोकल इंटेलिजेंस, 2 बम डिटेक्शन स्क्वाड की टीम और 2 ही एंटी सबोटाज स्क्वाड की टीम तैनात की गई है। अकेले पीएम की सुरक्षा में 1000 से अधिक जवान। सबसे अधिक सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सुनिश्चित की गई है। पीएम के सुरक्षा घेरे में 3 डीआईजी, 17 एसपी, 40 एएसपी, 82 डीएसपी, 90 इंस्पेक्टर के साथ साथ 1000 से ज्यादा कांस्टेबल और 4 कंपनी पीएसी तैनात रहेंगी। निगरानी के लिए यूपी पुलिस ने 10,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। जिन लोगों के दुकानों और घरों के सामने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनको भी पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। हरिद्वार जाने से रोकी सिख संगत, कुल्हाल बॉर्डर पर उत्तराखंड में प्रवेश करने पर रोक, पुलिस प्रशासन ने वापस लौटाए। पामवटा साहिब से ऑल इंडिया सिख फेडरेशन के अध्यक्ष गुरचरण सिंह बब्बर के नेतृत्व में उत्तराखंड के हरिद्वार हर की पौड़ी जा रही सिख संगत को पुलिस और प्रशासन ने कुल्हाल बॉर्डर पर उत्तराखंड में प्रवेश करने से रोक दिया। अंत में उत्तराखंड पुलिस प्रशासन ने जत्थे में शामिल दर्जनों लोगों को समझा बुझाकर लौटा दिया। बता दें कि ऑल इंडिया सिख फेडरेशन के अध्यक्ष गुरचरण सिंह बब्बर के नेतृत्व में चल रही ज्ञान गोदी यात्रा दोपहर के समय हिमाचल के पामवटा साहिब से उत्तराखंड के कुल्हाल बॉर्डर पर पहुंची। बुधवार को गुरु गोबिंद सिंह जी के 357वें प्रकाशोत्सव पर पामवटा से उत्तराखंड आने की सूचना उत्तराखंड खुफिया विभाग को मिली थी। इसके चलते हिमाचल राज्य सीमा कुल्हाल बैरियर पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए थे। पुलिस ने यात्रा में शामिल लोगों को यमुना नदी के पुल पर ही रोक लिया। उत्तराखंड के विकासनगर के तहसीलदार सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जत्थे की मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। उत्तराखंड पुलिस के सीओ भास्कर शाह ने बताया कि सूचना मिलने के बाद भारी पुलिस बल कुल्हाल बॉर्डर पर तैनात कर दिया था। दिल्ली से आए गुरचरण सिंह बब्बर व जत्थे में शामिल लोगों को पामवटा साहिब की तरफ लौटा दिया है। इस मौके पर कुल्हाल चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सहित भारी मात्रा में पुलिस जवान मौजूद रहे। फैसले से पहले ही निष्क्रिय हो गया सक्षम गुडिपा बोर्ड, महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्टाफ भी वापस बुलाया।
हिमाचल में बालिकाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए बनाया सक्षम गुडीपा बोर्ड राज्य सरकार के स्तर पर फैसला होने से पहले ही डिफॉल्ट हो गया है। इस बोर्ड के लिए यूएस क्लब शिमला में बनाया दफ्तर बंद है और कर्मचारी भी महिला एवं बाल विकास विभाग ने वापस बुला लिए हैं। पूर्व जयराम सरकार के समय 31 जुलाई 2018 को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से सक्षम गुडीपा बोर्ड का गठन किया था। इस बोर्ड में भाजपा नेत्री रूप शर्मा को पहली उपाध्यक्ष नामित किया था, जबकि अध्यक्ष मुख्यमंत्री खुद थे। बोर्ड का काम किशोरियों और बालिकाओं की सशक्तिकरण के लिए प्रदेश सरकार को सिफारिशें भेजना, उनकी सुरक्षा से संबंधित नियमों, नीतियों और कार्यक्रमों पर प्रदेश सरकार को अनुशंसा भेजना इत्यादि शामिल था। उस समय कोटखाई में हुए गुडीपा रेप और मर्डर कांड के बाद इस तरह का बोर्ड बनाने का विचार आया था। रूपा शर्मा की उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति क्योंकि कोटर्मिनस थी, इसलिए राज्य में कांग्रेस सरकार के बनने के बाद उन्होंने पद छोड़ दिया। नई सरकार के बनने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य सरकार को सिफारिश भेजी कि जो काम सक्षम गुडीपा बोर्ड को दिए हैं वह बाकी एजेंसियां भी देख रही है, इसलिए इस बोर्ड को बंद भी किया जा सकता है। लेकिन इस फाइल पर आज तक राज्य सरकार से कोई फैसला नहीं आया। दूसरी तरफ बिना फैसले की ही सक्षम गुडीपा बोर्ड लगभग बंद हो गया है। सक्षम गुडीपा बोर्ड की उपाध्यक्ष रही रूपा शर्मा ने 23 अक्टूबर 2018 को कार्यभार संभाला था। रूपा शर्मा ने बताया कि उनके कार्यकाल के समय सभी शिकायतों को सुलझा दिया है। विधानसभा चुनाव के एकदम बाद उन्होंने पद छोड़ दिया है। महिला हेल्पलाइन नंबर पुलिस के पास। सक्षम गुडीपा बोर्ड हिमाचल प्रदेश बंद होने के बाद बालिकाओं, किशोरियों से छेड़छाड़ तथा शिकायतों के मामले पुलिस विभाग ही संभाल रही है। लड़कियों के साथ होने वाली किसी भी तरह की छेड़छाड़ के मामले को गुडीपा हेल्पलाइन नंबर 1515 पर दर्ज करवाया जाता है। पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर भी किसी भी तरह की छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया जाता है। गरली परागपुर की हवेलियों को सीएम सुक्खू के कदमों का इंतजार, फिल्म सिटी निर्माण पर सीएम की गंभीरता ने जताई उम्मीद। बॉलीवुड की किसी भी फिल्म के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर की जो जरूरत रहती है वह गरली परागपुर में उपलब्ध है। यहां अगर जरूरत है तो फिल्म शूटिंग के लिए अन्य सुख सुविधाओं की। कई बार उम्मीद बंधी पर कुछ ही दिनों में टूट भी गई। टूटी इसलिए क्योंकि सरकारें न तो दृढ़ संकल्प थीं और न ही राज्य के संसाधनों को बढ़ाने के लिए गंभीर। वर्तमान सरकार ने अब इच्छा शक्ति दिखाई है। फिल्म सिटी भी उसकी प्राथमिकताओं में शामिल हुई है और अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने विजन पर कायम रहते हैं तो गरली परागपुर की मिट्टी में मिलती धरोहरें एक बार फिर महकती और जगमगाती दिखाई देंगी। बता दें, यहाँ फिल्म सिटी की मांग लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन आज तक किसी भी सरकार द्वारा कोई भी अहम कदम नहीं उठाया गया। मुख्यमंत्री सुक्खू का गरली परागपुर से गहरा नाता है, क्योंकि सीएम सुक्खू के ससुराल भी इसी क्षेत्र में है और अब स्थानीय ग्रामीणों को पूरी उम्मीद है कि सुक्खू लोगों की मांग को अवश्य पूरा करेंगे। गौर हो कि गरली परागपुर की प्राचीन भव्य हवेलियों व प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए देश विदेश से सैकड़ों सैलानी यहां आते हैं। इतना ही नहीं, बॉलीवुड के नामी फिल्मी सितारे यहां अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए आते रहे हैं। गरली में वर्ष 2008 को शूट हुई बॉलीवुड फिल्म चिंटू जी में मुख्य किरदार निभाने आए अभिनेता ऋषि कपूर ने यहां की हवेलियों और सौंदर्य की काफी तारीफ की थी। इतना ही नहीं, बॉलीवुड फिल्म बाके की क्रेजी बारात सहित कई बॉलीवुड, पहाड़ी पंजाबी एल्बम व एड फिल्मों की शूटिंग यहां हो चुकी है। नैनोकार की एड फिल्म भी धरोहर गांव गरली परागपुर में ही शूट हुई थी।
इसके अलावा करीब 5 वर्ष पहले यहाँ नेहा धूपिया और आमिर खान भी अपनी फिल्मों के शॉट फिल्मा चुके हैं। फिल्मों की शूटिंग से मिलेगी अलग पहचान। जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी, देहरा व जसवंत परागपुर 3 हलकों में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए अगर यहाँ फिल्म बनती है तो क्षेत्र को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए और भी बल मिलेगा। ज्वालामुखी धार्मिक पर्यटन के रूप में पूरे विश्व में विख्यात है। ऐसे में क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ पौंग डैम में नौका विहार व जसवंत परागपुर में ऐतिहासिक धरोहरों को एक सूत्र में पिरोकर पर्यटन को और ज्यादा बढ़ाने के प्रयास होने से पर्यटक इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होंगे। प्राचीन मंदिरों बगलामुखी, ज्वालामुखी, कालेश्वर महादेव, लक्ष्मी नारायण मंदिर चनौर, पंचतीर्थी और चामुखा आदि को हेरिटेज टूरिज्म धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सकता है। सीएम साहब, जहां आप वहां गलत कैसे हो सकता है, सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में बोले चरणदास। हमीरपुर जिले के नादौन विधानसभा क्षेत्र के तहत गांव गलोड़ में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। इस अवसर पर स्थानीय निवासी चरण दास ने राज्य सरकार के राजस्व लोक अदालत कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि उनके तकसीम के एक पुराने मामले का निपटारा हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उन लोगों की आवाज बने हैं जिनकी आज तक कोई आवाज नहीं थी। इस पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूछा कि उनका काम ठीक से गया, तो चरण दास ने कहा, सीएम साहब, जहां आप वहां गलत कैसे हो सकता है। वहीं आपदा प्रभावित बुजुर्ग महिला ज्ञानी देवी ने आपदा राहत राशि के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि राज्य सरकार की मदद से अब टूटा हुआ मकान दोबारा बन जाएगा। बुजुर्ग महिला ने कहा कि भगवान मुख्यमंत्री को लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से आपदा प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज प्रदान किया है ताकि उनकी पीड़ा को कम किया जा सके। नियमों को बदलकर राज्य सरकार ने यह राहत पैकेज प्रभावित परिवारों को मुआवजा बढ़ाकर प्रदान किया है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के लाभार्थी दीपक शर्मा ने मुख्यमंत्री का इस योजना के लिए धन्यवाद किया और कहा कि उन्हें हिमाचल प्रशासन सेवाओं HAS की परीक्षा की कोचिंग के लिए राज्य सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिल रही है। साथ ही 4,000 रुपए प्रति माह पॉकेट मनी के रूप में अब तक 16,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। इसी योजना के एक अन्य लाभार्थी शुभम ने कहा कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का लाभ उन्हें भी प्राप्त हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत उन्होंने विवाह के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए आवेदन किया है। इस पर मुख्यमंत्री ने पूछा कि विवाह के लिए कितनी आर्थिक सहायता मिलती है। शुभम ने बताया कि राज्य सरकार 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुख आश्रय योजना के तहत 18 वर्ष तक के अनाथ बच्चों को 2,500 रुपए तथा 27 वर्ष तक के बच्चों को 4,000 रुपए प्रति माह पॉकेट मनी के रूप में दे रही है। उनकी शादी तथा स्टार्टअप के लिए 2 से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रदान करने के साथ साथ उन्हें घर बनाने के लिए भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी और 3 लाख रुपए आर्थिक सहायता सहित अन्य सुविधाएं भी दी जा रही है। कांग्रेसी नेताओं में अगर भगवान राम के प्रति आस्था होती तो वह कांग्रेस के निर्णय का विरोध करते। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता कुछ भी बोलते हैं। एक तरफ वह अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ भगवान श्री राम की कसम भी खा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम जन्म क्षेत्र मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में नहीं जाने का निर्णय लिया है।
कांग्रेस का यह निर्णय करोड़ों राम भक्तों की आस्था और श्रद्धा के विरुद्ध है। कांग्रेस बीजेपी का विरोध करते करते अब रामचंद्र जी का विरोध करने लगी है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। राम का विरोध कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा या संघ का विरोध कर सकते हैं, लेकिन रामचंद्र जी का विरोध सर्वथा अनुचित है। विक्रमादित्य जी को प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में जाने का निमंत्रण बहुत सौभाग्यशाली और बहुत कम लोगों को मिला है। यह उनके सौभाग्य की बात है कि उन्हें इस पुण्य अवसर पर साक्षी होने का मौका मिल रहा है। कांग्रेस इस पुण्य कार्य में भी राजनीतिक दृष्टि से निर्णय कर रही है। यह किसी के व्यक्तिगत आस्था और श्रद्धा के प्रति कुठाराघात है। किसी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव में जाने से रोकना अनुचित है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल के कांग्रेसी नेताओं में भगवान राम के प्रति अगर तनिक भी आस्था होती तो वह कांग्रेस द्वारा भगवान श्री राम की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार श्रद्धा और आस्था के विरुद्ध है के फैसले पर अपना ऐतराज जताते। लेकिन हिमाचल के किसी भी कांग्रेसी नेता कांग्रेस के इस कृत्य का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि देश में इस प्रकार का भक्तिमय माहौल पहले कभी देखने को नहीं मिला। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद यह लक्ष्य प्राप्त हुआ है। पूरे देश के करोड़ों राम भक्त आस्था और श्रद्धा के साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहे हैं। यह हम सभी के लिए एक सौभाग्य है कि हमें यह क्षण देखने को मिल रहा है। इसमें बड़ा योगदान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पूरे देश ने तय कर दिया है कि तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 400 से ज्यादा सिम भी मिल सकती है। हिमाचल सहित पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में सफलता मिल रही है। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता अभी तक अपना नेता भी नहीं तय कर पा रहे हैं और आपस में सीटों का बंटवारा भी नहीं तय कर पा रहे हैं। कांग्रेस की अंदरूनी कलह के बारे में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, जिस पर वह ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। 1 वर्ष बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो मुख्यमंत्री सुक्खू ने मंत्रियों से छीनकर दूसरे मंत्रियों को महकमे दे दिए, जबकि खुद की विभागों को अपने पास रखा। जाहिर है, जब किसी से महकमा छीना जाता है तो नाराजगी होती है। जिन नए मंत्रियों को विभाग दिए वह भी प्रसन्न नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन विभागों का कोई महत्व नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस सरकार में कोई भी प्रसन्न नहीं दिखाई देता। न जनता खुश है, न कांग्रेस के नेता और मंत्री। 1 वर्ष में ही कांग्रेस सरकार के प्रशासन के धज्जियां उड़ गई है। कर्मचारियों में आक्रोश और असंतोष है। पेंशन और ओपीएस की बातें तो छोड़िए, वेतन तक नहीं मिल रहा है। कर्मचारी अपने वेतन के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मियों को घर बैठा दिया गया। स्वास्थ्य सुविधाएं धराशायी हैं। लोगों को इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर्स काली पट्टी पहनकर सेवाएं दे रहे हैं। 1 वर्ष में एक भी नौकरी नहीं मिली। 13 महीने के कार्यकाल में ही 14,000 करोड़ का कर्ज सुक्खू सरकार ने लिया है। धूमल का पलटवार, बोले कांग्रेस ने बयान देने से पहले ऐतिहासिक तथ्यों को नहीं समझा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि सरकार की ओर से दिए गए उस बयान को पढ़कर आश्चर्य हुआ, जिसमें भाजपा के हिमाचल विरोधी मानसिकता का जिक्र किया। लगता है बयान देने से पहले ऐतिहासिक तथ्यों को समझा ही नहीं गया और इसी कारण तथ्यों के विपरीत यह बयान दिया गया है।
देश की जनता को तथ्यों से अवगत करवाने के लिए यह आवश्यक है कि सारी बात विस्तार से लोगों के समक्ष लाई जाए। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन हुआ, उसमें से हरियाणा नया राज्य बना और पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल में सम्मिलित हुआ। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। संसद में पारित किए गए कानून पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के अंतर्गत जितनी आबादी पुनर्गठन के आधार पर जिस प्रदेश में गई उतनी ही परिसंपत्तियां और देनदारियां उस राज्य को मिली। उस समय देश और तीनों प्रदेशों में कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन दुख की बात है कि जब भाखड़ा बांध व अन्य परियोजनाओं का बंटवारा हो रहा था तब हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री या मंत्री किसी बैठक में शामिल नहीं हुए। परिणामस्वरूप हिमाचल का दावा कमजोर रहा। धूमल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ही विद्युत परियोजनाओं में रॉयल्टी और हिमाचल के हिस्से का प्रश्न उठाया। अपनी मांगों को लेकर हिमाचल से लेकर दिल्ली तक अधिकार यात्रा निकाली गई, जिसमें पंचायत समिति से लेकर संसद तक के प्रतिनिधि शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी विधायक दल के नेता थे, उनके नेतृत्व में अधिकार यात्रा निकली। मैं उस समय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था। दिल्ली में हमने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया और हमारे राष्ट्रीय नेता श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, कृष्ण लाल शर्मा जी आदि धरने में शामिल भी हुए। हमें संबोधित किया और हमारी मांगों का पूरा समर्थन भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर किया। 12% मुफ्त बिजली का हिस्सा हमें मिले, यह मुद्दा भी शांता कुमार जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए उठाया और तत्कालीन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री कल्पनाथ राय ने समर्थन किया। हिमाचल को रॉयल्टी दिलाने का श्रेय भी भाजपा नेतृत्व को जाता है। 1995 में मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने उच्चतम न्यायालय में हिमाचल के हिस्से के लिए हिमाचल सरकार की ओर से मुकदमा दायर करने का निर्णय लिया था। वर्षों तक यह मामला अदालत में लटका रहा। 2008 में पुनः सत्ता में आने पर मैंने त्वरित कार्यवाही करने के लिए अनेकों बैठकें की और बढ़िया से बढ़िया वकील उच्चतम न्यायालय में प्रदेश की पैरवी करने के लिए नियुक्त किए। काफी परिश्रम के बाद हमारे वकीलों और अधिकारियों के प्रयास सफल हुए। सितंबर 2012 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय हिमाचल प्रदेश के पक्ष में आया, जिसके अनुसार 12% मुफ्त बिजली के अतिरिक्त पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत हिमाचल को 7.19% हिस्सा 1 नवंबर 1966 से मिला। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने के बाद हमने ऊर्जा प्रधान सचिव श्री दीपक सानन के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया, जिसने 1 नवंबर 1966 से सितंबर 2012 तक का बकाया की गणना करके 4,300 करोड़ रुपए की बकाया राशि बीबीएमबी के बाकी हिस्सेदार राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से हिमाचल के प्रति देय निकाली। हमने उच्चतम न्यायालय और संबंधित प्रदेश सरकारों तथा केंद्र की कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के समक्ष अपना दावा रख दिया। दिसंबर 2012 में कांग्रेस सत्ता में आ गई। अब कांग्रेस सरकार बताए कि उन्होंने 4,300 करोड़ रुपए का बकाया लेने के लिए 2012 से 2017 के बीच क्या कदम उठाए। वास्तव में यह तथ्य लोगों के सामने आएंगे तो हिमाचल विरोधी मानसिकता किसकी है यह स्पष्ट हो जाएगा। प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपना अधिकार और बकाया राशि लेने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए। सरकार के पास सारे रिकॉर्ड कानूनी लड़ाई से लेकर अन्य पत्राचार तक उपलब्ध हैं। पैसा तो संबंधित राज्यों से लेना था, इसमें यदि अपना पक्ष सही ढंग से रखा जाता तो निश्चित तौर पर प्रदेश को लाभ होता। दोषारोपण से कोई लाभ होने वाला नहीं है। यह 4,300 करोड़ का आंकड़ा भी हमारी सरकार द्वारा बनाई गई सानन कमेटी ने ही कैलकुलेट किया था।
कांग्रेस की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार हिमाचल का हक लेने में असफल रही है। कोई पानी के लिए पहुंचा तो कोई बिजली की समस्या लेकर, मंत्री धर्माणी ने सुना जनता का दर्द। जिला बिलासपुर में बुधवार को प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आयोजन घुमारवीं की कसारू पंचायत में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने की और मौके पर ही जन समस्याओं का निवारण किया। इस दौरान अधिकतर समस्याएं बिजली, पानी व भूमि विवाद की रहीं। इसके अलावा विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनियां भी लगाई गई थी। इस दौरान मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने और लोगों की विभिन्न समस्याओं को उनके घर द्वार पर सुलझाने के लिए यह कार्यक्रम आरंभ किया गया है। तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रदेश भर में युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से विशेष प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करवाई जाएगी। सिखों के दशम गुरु पातशाह गोविंद सिंह महाराज ने यहाँ बिताए हैं 8 महीने। 357वें प्रकाश उत्सव पर संगत निहार। सिखों के दशम गुरु गोविंद सिंह महाराज का 357वां प्रकाश उत्सव हर्षोल्लास के साथ दशमेश स्थान गुरुद्वारा नाहन साहिब में मनाया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह महाराज का ऐतिहासिक नाहन शहर से 1685 से अटूट इतिहास जुड़ा है, जब तत्कालीन महाराजा सिरमौर मेदिनी प्रकाश के निमंत्रण पर दशम गुरु पातशाह नाहन पधारे थे। यहाँ उन्होंने 8 माह का समय बिताया, जिसके बाद दशम गुरु पांवटा साहिब गए। 357वें प्रकाश उत्सव पर गुरुद्वारा नाहन साहिब को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। वहीं दरबार साहिब में शब्द कीर्तन का दौर के साथ विभिन्न संगतें हलवा, प्रसाद इत्यादि का वितरण कर रही है। संकट में देश की सबसे बड़ी भूमिगत परियोजना, बिन पानी बिजली बनाना चुनौती, सूख रही सतलुज। हिमाचल प्रदेश के शिमला व किन्नौर जिला क्षेत्र में बनी देश की सबसे बड़ी भूमिगत परियोजना 1500 मेगावाट की नाथपा झाकड़ी से नदी में पानी की रिकॉर्ड कमी के कारण बिजली तैयार करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। पिछले 16-17 वर्षों में पहली बार सतलुज नदी में पानी की कमी से बिजली लक्ष्य से काफी कम उत्पादन हो रहा है। परियोजना से गर्मियों के दिनों में 39 मिलियन यूनिट रोजाना बिजली तैयार होती है, लेकिन वर्तमान में इस विद्युत परियोजना से 6 मिलियन यूनिट से भी कम बिजली रोजाना तैयार हो रही है। वैसे नाथपा झाकड़ी से बिजली तैयार होकर उत्तरी ग्रिड के 9 राज्यों को भेजी जाती है। बिजली की कमी के कारण उत्तरी ग्रिड के राज्यों को भी मांग अनुसार बिजली नहीं मिल रही है। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आगाज करने के लिए गलोड़ पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू। हिमाचल सरकार द्वारा बुधवार से शुरू किया जा रहे कार्यक्रम सरकार गांव के द्वार के आगाज के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नादौन विधानसभा क्षेत्र के गलोड़ पहुंचे। यहाँ बडेरा पंचायत में मुख्यमंत्री ने मंच से लोगों से पहाड़ी अंदाज में बातचीत करते हुए कहा कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, आप मुझे लिखित में बताएं, हर समस्या का समाधान होगा। यही नहीं, उन्होंने लोगों से कहा कि यदि किसी कारणवश उन्हें शिमला आना पड़े तो वह कोशिश करे कि शुक्रवार के दिन शिमला आएं, क्योंकि शुक्रवार का दिन उन्होंने खास तौर पर जनता से मिलने के लिए रखा हुआ है। बडेरा मंदिर सिद्ध बाबा बालक नाथ के प्रांगण में हुए इस कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। यहां से मुख्यमंत्री गोएस पंचायत पहुंचकर सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पंचायत में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा अपनी अपनी प्रदर्शनियां भी लगाई गई है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।